चलिए, तो आज की जो क्लास है हमारी ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। वैसे गुरुत्वाकर्षण का थोड़ा सा ओवरव्यू में आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दे चुकी थी, यानी कि बलों के प्रकार में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था क्या होता है, लेकिन आज फिर हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों, कोई सी भी दो वस्तु ले लो, उनके बीच में एक आकर्षण का बल रहता ही रहता है। तो ऐसा बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, ब्रह्मांड में कोई सी भी आप दो वस्तु ले लो, पृथ्वी, चंद्रमा या हम खुद और पृथ्वी, सभी के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स, एक आकर्षण का बल रहता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। बिल्कुल सारी एग्जामों के लिए आपका कवर हो जाएगा। बस ये है, जो भी बच्चे डाउटफुल है कि हम ये पढ़ रहे हैं तो क्या हमारी दूसरी एग्जाम भी कवर हो जाएगी क्या? तो अपनी एग्जाम का सिलेबस देखो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो, और टॉपिक देखो। अगर आपका टॉपिक मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो वाला टॉपिक आपको काम में आएगा ही आएगा। सभी जगह गुरुत्वाकर्षण एक जैसा ही होता है, कोई चेंज होता नहीं है गुरुत्वाकर्षण में, ग्रेविटेशन में। ठीक है, अगर ग्रेविटेशन वाला टॉपिक आपकी कोई सी भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें आ रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल 100%। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात कर रहे थे, तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल जो है उसे हम गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, दुनिया में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई से भी दो ऑब्जेक्ट उठा लो, पिंड उठा लो, उनके बीच में एक फोर्स रहता ही रहता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक आकर्षण का बल है, इसके बारे में छोटी छोटी सी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी कि क्या है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता है, ये हमेशा आकर्षित करता है। एक चीज को दूसरी चीज को आकर्षित करेगा, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, रिपल कभी नहीं करता, प्रतिकर्षण का गुण इसमें नहीं होता है। बहुत सारे बल होते हैं, जैसे चुंबक को ले लो, चुंबक की हम बात करें तो सेम, अगर डिफरेंट पोल्स होंगे, अलग अलग ध्रुव होंगे तो वो आकर्षित करते हैं, और सेम वाले होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे चार्ज ले लो, अलग अलग चार्ज होंगे, प्लस माइनस होंगे तो आकर्षित करेंगे, और माइनस होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन इसमें ऐसी कोई गुण नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन का ही फोर्स रहता है। ठीक है, चलिए तो सागर, लक्ष्मीपति, सभी बच्चे जय हिंद, गुड मॉर्निंग, और क्लास में कॉन्सेंट्रेट करिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन क्या है कि ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण का बल रहता है उसे हम क्या कहते हैं? और ध्यान रखना, कोई सी दो वस्तु जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है और उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। दो वस्तुएं हैं, उसका मतलब ये है कि अगर उनमें द्रव्यमान है, द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में क्या होता है? हमेशा एक अट्रैक्शन का, आकर्षण का बल होता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल मैं खुद यहाँ पर खड़ी हूँ, आप खुद जमीन के ऊपर खड़े हो। क्यों खड़े हो? आप हवा में क्यों नहीं उड़ रहे हो? क्योंकि आप पृथ्वी के द्वारा लगाया गया एक फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का बल है, जिसके कारण आप यहाँ पर खड़े हो। बारिश नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? क्यों? क्योंकि एक अट्रैक्शन का फोर्स है, एक आकर्षण का बल है। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा समुद्र में टाइड्स आती है, ज्वार भाटा ऊपर नीचे होती है, वो किसके कारण होती है? वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जब चंद्रमा नजदीक आता है तो हाई टाइड्स होती हैं, जब दूर चला जाता है तो लो टाइड्स रहती हैं, तो वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सभी पिंड कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, पूछ लिया जाएगा कहाँ कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का बल। वैसे तो सभी जगह काम करता है। एक पेड़ से फल गिर रहा है तो भी क्या है? नीचे आ रहा है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ग्रहों को तारों की कक्षा में रखते हैं। इसका मतलब क्या कि हमारे जो ग्रह हैं, ग्रह आसपास चक्कर लगा रहे हैं ना सूर्य के, तो क्यों लगा रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण तो लगा रहे हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल उनको पकड़ के रखा हुआ है, तभी वो गोल गोल घूम रहे हैं, उनके चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, इसी के अलावा हमारा चंद्रमा पृथ्वी के आसपास क्यों घूम रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण।
तो जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ग्रहों के आसपास चक्कर लगा रहे हैं या ग्रह सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, सभी किसके उदाहरण आ जाएंगे, किसके एग्जाम्पल होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के। एप्पल गिर रहा है पेड़ से, गुरुत्वाकर्षण बल। किसी भी वस्तु का वेट है, भार है, वजन है, किसके कारण है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाएगा तो वेट भी 0 हो जाएगा। जैसे कि लिफ्ट में होता है, लिफ्ट अगर फ्री फॉल करती है तो उसका वेट 0 हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका वजन है, आपका भार है, तो उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सभी को समझ में आया, क्या है कि कोई से भी दो पिंड जिनमें द्रव्यमान होना चाहिए, बस उनके बीच में एक आकर्षण का बल होता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा। पूछा जा सकता है किसने दिया था इसको, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन नाम याद रखना, वैसे पता होगा। न्यूटन ने दो चीजें दी, एक तो गुरुत्वाकर्षण का बल दिया, दूसरा सबसे बड़ी चीज न्यूटन के गति के नियम, नाम ही उनके नाम पर ही रखे गए हैं। तो आइजैक न्यूटन ने ही ये भी दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कोई से भी दो पिंड हो, अगर दो पिंड किसी एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच की दूरी उन पर लगने वाले बल की व्युत्क्रमानुपाती और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। यही कहता है आपका क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो, जैसा लिखा हुआ समझ में आएगा नहीं, दो पिंड बनाएंगे। मान लो मैंने दो पिंड बना लिए जिनके द्रव्यमान है, दो ऑब्जेक्ट है, इसका द्रव्यमान m1 है, मास m1, और इसका द्रव्यमान मास m2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, हमने मान ली r है, स्मॉल r। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि अगर कोई से भी दो पिंड हो, ऑब्जेक्ट हो, जिनके द्रव्यमान क्या हो, जिनके कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, मान लिया m1 और m2 हो, और दोनों एक दूसरे पर r दूरी पर रखे हुए हो, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल, जिसे हम F से डिनोट करेंगे, वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके द्रव्यमानों m1 और m2 के गुणनफल के बराबर होता है। यही पहली लाइन लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि यही जो बल है, इनके बीच में जो दूरी है मानी हमने r, लेट इट इज r, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो लाइन लिखिए, ये दो लाइन ही कहता है कौन सा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। ये इक्वेशन पहली हो गई हमारी, ये दूसरी हो गई। अब इन दोनों को हम एक साथ लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन लगाया तो इन दोनों को इस तरह से हम लिख सकते हैं r², ठीक है। अब आगे बढ़े, प्रोपोर्शनल का जब भी हम समानुपाती का साइन जो होता है वो हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं और हम इक्वल लगा देते हैं, बराबर का साइन लगा देते हैं। कब लगाते हैं, जब ऐसा साइन होता है ना, ये समानुपाती वाला जो साइन होता है, इसको जब भी हटाया जाता है बराबर वाला साइन लगाया जाता है और एक नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पर जो नियतांक लिया गया है वो क्या लिया हुआ है, जी। हमने जब भी समानुपाती का प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, मैंने जी लगाया, m1 m2 डिवाइड में r²। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आ गई आपकी समीकरण गुरुत्वाकर्षण बल की। F यहाँ पर क्या है, F आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण का बल जो लग रहा है पिंडों के बीच में, ठीक है। जी m1 और m2 यहां पर क्या है, वस्तुओं के द्रव्यमान है, पिंडों के द्रव्यमान है, और r क्या है, उनके बीच की दूरी, पिंडों या वस्तुओं के बीच की दूरी, और g क्या है, जी को यहां पर नाम दिया गया क्या,
जी कांस्टेंट है, बिल्कुल अंशु कुमार कांस्टेंट है, वो तो है, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे, लेकिन क्या नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको कहा जाता है। नाम याद रखना, भूलना मत। देखो नियतांक क्या है? नियतांक यानी कि कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, इसका मान भी बताऊंगी किसने दिया, ये भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। बहुत इजी है, बहुत इजी। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। M1 M2 masses of the objects, masses of the object are distance between objects, distance between objects, and G is the universal gravitational constant, universal gravitational constant। आई बात समझ में? ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल, अगर आपको नियम पता है, हाँ इसका मान पता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर कैसा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मान हम देखेंगे। चलो, मान की बात हो रही है तो जी का मान जो होता है, जी का मान फिक्स होता है। जी क्या है? सारी ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ, चंद्रमा पर चले जाओ, यूनिवर्स में चले जाओ, किसी और प्लैनेट पर चले जाओ, मंगल ग्रह पर चले जाओ, बुध ग्रह पर चले जाओ, मरकरी, अर्थ, मून, कहां भी चले जाओ, इसका मान फिक्स होता है। फिक्स फिक्स फिक्स, याद रख लेना, दिमाग में बात फिट कर लेना। कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ये नॉट डिपेंड, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 -11। अभी इसकी यूनिट में नहीं लिख रही हूँ, बाय चांस यूनिट भूल गए कैसे निकालते वो सिखाऊंगी। इसकी यूनिट अभी मैं बाद में लिखूंगी, अभी मैंने छोड़ दी जगह, छोड़िए मैंने जगह, इसकी यूनिट में नहीं लिख रही हूँ। बस इसका मान याद रख लो कि ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू सभी जगह, सारे ब्रह्मांड में एक जैसी होती है, जो कि कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये किसने दी थी? इस वैल्यू को पता किसने किया था? अगर बाय चांस साइंटिस्ट का नाम पूछे तो हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने दी थी। हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश का नाम कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है एक बार और क्लासेस में, किसको याद है? और हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया है बताओ, जिसको याद है फटाफट से रिवीजन करो। हेनरी कैवेंडिश ने क्या दिया? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दी, वैल्यू, मान, मान किसके द्वारा दिया गया? कैवेंडिश के द्वारा दिया गया। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होती है, वो चीज अलग है अंशु कुमार, वो हमारा त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है। ये कांस्टेंट है, ये नियतांक है, ये कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, वो स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे आगे, उसको डिस्कस करेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया। जी, जी का मान फिक्स होता है, ध्यान रख लेना। ऑल ओवर सारे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू इतनी ही होती है, जो किसके द्वारा दी गई है? हेनरी कैवेंडिश। सभी बच्चे जो जिन्होंने केमिस्ट्री वगैरह की, हाँ बिल्कुल अननोन, गुड विक्की, बिल्कुल। हाइड्रोजन की खोज भी किन्होंने करी थी? हेनरी कैवेंडिश ने, लिख लो, याद आ जाएगा रिवीजन करते करते। इन्होंने हाइड्रोजन डिस्कवर करी थी, हाइड्रोजन डिस्कवर करी थी, बिल्कुल, वेरी गुड। हाइड्रोजन की खोज भी इन्होंने करी थी, कैवेंडिश ने, हाइड्रोजन की खोज। ठीक है, चलो अब जी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जी क्या है? जी क्या है, क्या इसके बारे में खास बात है? इसकी यूनिट सबसे पहले देखेंगे हम। ठीक है, जी के बारे में बात कर लेते हैं। जी की जो वैल्यू है इज, ध्यान रखना, कांस्टेंट इन यूनिवर्स। संपूर्ण ब्रह्मांड में इसका मान नियत होता है, फिक्स होता है।
जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में नियत रहता है। अब देखो इस लाइन से, देखो जो पढ़ाते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और पढ़ा, मैंने तो पढ़ा दिया कि पूरे ब्रह्मांड में इसका मान कहीं भी चले जाओ, दुनिया में किसी भी ग्रह पर चले जाओ एक जैसा रहता है। अब मान लो मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दे दिया कि जी का मान पृथ्वी पर है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब मैंने पूछ लिया कि मुझे बताओ बुध ग्रह पर या मंगल ग्रह पर जी का मान कितना होगा। तो आप ये मत सोचना मैडम आपने पढ़ाया नहीं, मंगल ग्रह पर तो इसका मान ही नहीं बताया, हम कैसे बताएं। जब मैंने बताया है आप लोगों को तो पढ़ाई इस तरह से की जाती है कि क्वेश्चन इससे 4-5 बन जाए तो आप कर लो। मैंने कहा ब्रह्मांड में एक जगह तो कहीं भी चले जाओ आप, तो बुध पर जाओ, मंगल पर जाओ, मरक्यूरी पर जाओ, सैटर्न पर जाओ, यूरेनस पर जाओ, नेपच्यून पर जाओ, सन पर चले जाओ, इसकी वैल्यू सेम रहेगी 6.67 इंटू 10⁻11। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब जी की जो वैल्यू होती है, जी की जो वैल्यू होती है, जी का मान किस पर निर्भर करता है। अब बताओ किस पर निर्भर करेगा, जी का मान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। जी का मान किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर, हाँ बिल्कुल विक्की सेम होगी, किस पर, किसी पर नहीं, किसी प्लेस पर डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपसे पूछ ले कि ये इतना बड़ा वस्तु है और ये 4 किलोग्राम की, 10 किलोग्राम की, बताओ जी का मान किसके लिए ज्यादा होगा, डिपेंड ही नहीं करता, दोनों के लिए सेम। ठीक है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो वस्तु के साइज के बारे में पूछ ले जी का मान तो नॉट डिपेंड, नहीं डिपेंड करता। मासेस ऑफ द बॉडी नॉट डिपेंड्स ऑन मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता, इसीलिए तो सब जगह एक है, वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, उनका साइज कितना भी हो कोई मैटर नहीं करता, उनका ऑब्जेक्ट का मासेस द्रव्यमान कितना हो कोई मैटर नहीं करता, इसके अलावा उनके बीच में दूरी कितनी हो उससे भी कोई मतलब नहीं है। नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड्स on the distance between objects, वस्तुओं के बीच की दूरी पर भी नहीं निर्भर करता है। अगर आप फॉर्मूला देखने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा मैडम सब पर निर्भर कर रहा है। वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगर बाय चांस कभी एग्जाम में पूछ ले कि किस पर निर्भर कर रहा है इसमें से, तो किसी पर नहीं निर्भर करता है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्मॉल जी होता है अंशु कुमार, वो स्मॉल जी है, ये हमारा कैपिटल जी है, इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा जो जी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इधर देखो, ये अलग है वो अलग है, ये नियतांक है वो त्वरण है, ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है एक्सेलरेशन, वो है वो। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, कैपिटल जी और स्मॉल जी में किसी को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग अलग है। वस्तुओं के बीच की दूरी पर और
पार्टिकल का नेचर कैसा है? नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल्स। कणों की प्रकृति का मतलब द्रव अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, मीडियम पर भी निर्भर नहीं करता। डिपेंड ऑन मीडियम, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। कोई सा भी माध्यम हो, द्रव में ले जाओ, गैस में ले जाओ, ठोस में ले जाओ, सभी जगह एक जैसा है। नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता। माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस अवस्था, बीच में कुछ भी रख दो। दो वस्तुएं हैं, दो द्रव्यमान हैं, उनके बीच में पानी ले आओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बीच में ऑलरेडी गैस तो रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैक्यूम आ जाए, निर्वात आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठोस वस्तु रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। जी का मान आ गई बात समझ में सभी को? वो स्मॉल जी की चर्चा हम आगे करेंगे, उसको लेकर कंफ्यूज ना हो, उसको लेकर कंफ्यूज मत हो, वो अलग चीज है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम इसकी यूनिट की चर्चा करते हैं। यूनिट क्या होती है जी की? क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, यूनिट ऑफ जी की इकाई क्या है? तो रटने की जरूरत नहीं है इकाइयां, अगर आपको फॉर्मूला पता है। बहुत बार हम क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर आपको किसी का भी फॉर्मूला पता है तो इकाइयां मत रटो। जी की इकाई कितनी होती है? अब रटना है नहीं, हमें पता है क्या होता है। F इज टू होता है मैडम जी m1 m2 डिवाइड में r स्क्वायर। ठीक है, तो जी की इकाई चाहिए तो जी को एक साइड कर लो, बाकी चीजों को एक तरफ कर लो। तो F इंटू r स्क्वायर, और ये m1 m2 नीचे चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में है। यहां तक किसी को दिक्कत है ना? जी, अब मुझे जी की इकाई चाहिए। फोर्स की यूनिट क्या होती है? बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। एन न्यूटन होती है। आर एक क्या है? दोनों के बीच की दूरी, और दूरी लेंथ लंबाई की ऐसा यूनिट क्या होती है? लंबाई की इकाई जो होती है, लंबाई यानी कि लेंथ, उसकी यूनिट होती है मीटर। और द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है? ये बेसिक वाली जो आपको स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिनको याद करना ही करना है आपको। मूलभूत इकाइयां कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती मैंने बताई थी। द्रव्यमान, समय, लंबाई, मोल। ठीक है, ये सब आपको याद करना है, वो 8। इनसे ही दूसरी इकाइयां बनती है। कैसे बनी? अब देखो, दूरी के लिए मीटर, तो 2 स्क्वायर लगाए तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और द्रव्यमान 1 kg और 1 kg, 2 kg का गुणा करोगे तो kg इंटू kg, kg की पावर 2। ठीक है, आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है तो kg की पावर 2 आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में kg स्क्वायर, इसकी क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी, इकाई आ जाएगी। बाई चांस भूल भी जाओ एग्जाम में तो फॉर्मूले से निकाल लेना, है ना, रटने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, अब हम इसकी यूनिट लिखते हैं। कहाँ थी हमारा वो? हमने यूनिट नहीं लिखी थी ना, अभी यूनिट लिख लो। क्या आई? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में kg स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? 7 थी कि 8 थी? मैं भूल गई वो काउंट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि काउंटिंग करूंगी तभी याद रहेगी। लंबाई, चौड़ाई, ये वो, द्रव्यमान, चौड़ाई नहीं, लंबाई, द्रव्यमान, और कौन कौन सी थी? तापमान और मोल और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, है ना, कैंडला, और करंट की इकाई एम्पियर। ऐसे मिला के 7 या 8 ऐसे कुछ थी, वो आपको पता होना चाहिए। चलो, स्टार्टिंग में क्लास मिल जाएगी आपको, उनको रिवाइज कर लेना। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन? देखो, इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन, जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है,
इससे इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि त्रिज्या को 4 गुना कर दूं, त्रिज्या को 2 गुना कर दूं तो बल में क्या फर्क पड़ेगा, द्रव्यमान को डबल कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यदि त्रिज्या का मान दुगना कर दिया जाए, अगर त्रिज्या का मान दुगना कर दिया जाए, दो पिंडों के मध्य की दूरी डबल कर दी जाए, त्रिज्या नहीं है वो दूरी है, यदि दो पिंडों या वस्तुओं के मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। तो नया गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। सभी बच्चे कोशिश करें, सभी फॉर्मूला पता है, अब तो फॉर्मूला पता चल गया, डबल कर दो रेडियस को, क्या आएगा मान, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 1/4 होगा, चुगना होगा, हाफ होगा, क्या होगा। चलिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल देन न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स पुराने वाले का कितना गुना होगा। न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कितना होगा, कितना होगा, किसका आया है। चलो, 2 बच्चों का आया, बाकी जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है कोशिश करें, कैसे करते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आता है तो कोशिश करें। देखो हमारे पास में फॉर्मूला है, हमारे पास में सूत्र है, क्या, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड में r स्क्वायर। अब जिसको भी डबल ट्रिपल करना है इसी में करना है, तो ये तो हमारा ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल वाला है। अब चेंज जो करना है वो हम इसके नीचे लिखते हैं रेशो करके। नया वाला मैंने मान लिया f डैश, ठीक है, f डैश मान लिया। अब g का मान तो सभी के लिए सेम है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसमें किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब m1 m2 की बात करें तो क्या द्रव्यमान में कोई चेंज बोला है, नहीं बोला, तो ऐसा कैसे लिख दो m1 और m2, सिर्फ द्रव्यमान वही के वही है, बस वो ऐसे थे तो उनकी त्रिज्या को हमने डबल कर दिया, यहां रख दिया, ठीक है, ये यहां रख दिया। अब रेडियस को डबल कर दो, यानी कि 2r का स्क्वायर करना होगा। r है, r को 2r करो, r का स्क्वायर तो 2r का होल स्क्वायर होगा। घात 2 भी ध्यान रखना है, गड़बड़ मत करना। ये g से g गया, ये m1 m2 से m1 गया, ये वाला ऊपर उठ के आ जाता है ऐसे, ये 2r स्क्वायर ऊपर आ गया और r स्क्वायर आपका नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा r स्क्वायर, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कट गया। तो हमारा f और f डैश का मान कितना आया, 4/1। तो नया जो f डैश आया वो कितना आया, f डिवाइड बाय 4। तो पुराने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 1/4 आया, क्या आया, 1/4 आया, 1/4। तो आंसर क्या मिलेगा हमारा आंसर मिलेगा 1/4, 1/4, 1/4। आ गई बात समझ में, 1/4, 1/4। अगर 4 इसके मल्टीप्लाई में होता तो हम लिखते 4 गुना 4 टाइम्स। आधा होता तो हम लिखते 1/2 आधा, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में होता तो दुगना, ठीक है। किस किस का आया था, 1/4, 1/4। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो पूछ ले। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में घुमा के पूछे जा सकते हैं। द्रव्यमान दुगना कर सकते हैं, त्रिज्या दुगनी या चुगनी की जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, क्या आपका जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो सदिश राशि है, अदिश राशि है। सदिश राशि है
या अदिश राशि है? सभी बच्चे इधर ध्यान दो। इसका एमएलटी फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें। दिशा से पहले बात करने से पहले हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इधर हम निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। सभी बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो फटाफट से। इस कैपिटल जी का, इस नियतांक का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। जी का विमीय सूत्र निकालो सभी। विमीय सूत्र जिनको नहीं आता वो इधर देखे और जिनको आता है वो निकाल के कमेंट सेक्शन में बताएं। डायमेंशनल फॉर्मूला फटाफट से। विक्की, प्रशांत, दोनों की तरफ से मुझे आंसर चाहिए और बाकी जो बच्चे क्लास देख रहे हैं उनसे भी आंसर चाहिए मुझे। विमीय सूत्र निकालना मैं कितनी बार आप लोगों को सिखा चुकी हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, विमीय सूत्र निकालो। क्या होगा, कैसे निकालोगे? न्यूटन, एन का मान पता है ना? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना? पहले यहां करते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन होता है तो न्यूटन का मान रख दिया मैंने किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर। ठीक है, 1 केजी से 1 केजी गया तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब केजी सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आएगा? एमएलटी फॉर्मूला। एमएलटी फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? किस किस का आ रहा है ये वाला? एम मीटर के लिए हम एल यूज करते हैं, और द्रव्यमान की पावर -1 नीचे, और समय सेकेंड, टाइम टी की पावर -2। तो इसी तरह से किसी के भी एमएलटी सूत्र आपको निकालने के लिए बोल सकते हैं। बिल्कुल विक्की, m की पावर -1, l की पावर 2 कहां से आ गई? हाँ, मीटर क्यूब। l की पावर 3 लिखना भूल गई। m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। किसका आया है ये? l की पावर 4 नहीं आएगी, l की पावर 3 आएगी। अननोन पर्सन, l की पावर 3 आएगी। m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। ठीक है, तो किसी का भी विमीय सूत्र पूछा जा सकता है। अब इसके लिए आपको न्यूटन पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन कितना था। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लासेस में, ये हम पहले से कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र। अब गुरुत्वाकर्षण बल एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, और इसकी दिशा अगर है तो किधर है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा किधर होती है? अगर है तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा, पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल सदिश राशि है, अदिश राशि है? क्या है? एक सदिश राशि है। इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल प्रशांत, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दिशा किधर है? कहाँ है? अगर ऐसे 2 पिंड है तो वैसे जनरल बात करें तो 2 पिंडों की लाइन ज्वाइनिंग जो है ना, जोड़ने वाली लाइन है ना, इनके केंद्र को जोड़ने वाली लाइन है ना, उसके अलोंग ही रहती है, उसके अनुदिश। 2 पिंडों को जोड़ने वाली, 2 पिंडों के बीच में जो दूरी है उसके अनुदिश, 2 पिंडों के अनुदिश ही इसकी दिशा होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे दिशा की अगर बात करें तो? along the line joining of the 2 point masses, along the line joining of the 2 masses,
दो द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश, ये दो रेखा है ना, इसके अनुदिश होती है ना, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, एक इसको खींच रहा है, एक इसको खींच रहा है, तो कहाँ है, दोनों द्रव्यमान को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश। तो डायरेक्शन बता रहे हैं हम किधर है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूं मैं, दिशा, दो द्रव्यमान जिनकी हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, दो द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा, लाइन के अनुदिश, मतलब उसकी दिशा में, अनुदिश का मतलब क्या, उसकी दिशा में। लेकिन हमारी पृथ्वी की बात करें तो, हाँ अगर हमारी पृथ्वी की बात करें तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि जिधर दो पिंड हैं, अब वो पिंड अगर ऐसे हैं तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसे हैं तो ऐसा हो जाएगा। दिशा नॉर्मल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो कहाँ होगी, दो द्रव्यमानों के बीच को जो उनको जोड़ने वाली जो लाइन है, सेंटर से सेंटर, केंद्र से केंद्र जोड़ने वाली लाइन की दिशा में होती है। आप पृथ्वी की बात करें, यहाँ ऊपर नीचे का सिस्टम चलता है, दो पॉइंट ऐसे हैं, दो वस्तुएं ऐसे हैं तो ऐसे लगेगी, ठीक है। तो अगर हम अर्थ की बात करें, हमारी अर्थ में किधर है, अर्थ की बात करें, हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, केंद्र की तरफ, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसको हम क्या बोलते हैं, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ, ठीक है। अब हमने डाउनवर्ड बोल दिया। अनुदिश, अनुदिश का मतलब उसकी डायरेक्शन में, जिधर बल लग रहा है ना उधर ही। अनुदिश का मतलब साथ साथ उसके दिशा में ही, अनुदिश का मतलब होता है उसके दिशा में। अनुदिश का मतलब उसी दिशा में, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में उसकी दिशा होगी, डायरेक्शन होगी। अगर मान लो मैंने बल ऐसा लगाया, मैंने इधर की तरफ बल लगाया तो उसकी दिशा भी ऐसी होगी, इसको बोलते हैं अनुदिश, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द फोर्स, आई बात समझ में। चलो, तो आप पृथ्वी के लिए पूछे तो क्या बोलोगे, पृथ्वी के लिए क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ। अब हमारी पृथ्वी ऐसी है, गोल मोलू तो नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, पर हम गोल मान के चलते हैं, तो क्या होगी दिशा, इधर। अब बताओ डाउनवर्ड कैसे हुई, वैसे तो जहां से हम खड़े रहेंगे वहां हमें ऐसा लगेगा डाउनवर्ड ही है, नीचे की तरफ है। तो ये क्या है, हर जगह पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो सबकी दिशा किधर है, केंद्र की तरफ है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। ये केंद्र की तरफ है, केंद्र की ओर। किसकी दिशा बोल रही हूं मैं, गुरुत्वाकर्षण बल की, केंद्र की ओर, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, दिशा समझ में आ गई। बहुत सारे क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन, नहीं तो हम पढ़ के छोड़ देते, फॉर्मूला पढ़ लिया छोड़ दो, बस हो गया काम, यही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, कि जी का मान किस पर निर्भर करता है, जी की इकाई क्या होती है, जी का विमेय सूत्र क्या होता है, जी का मान यहाँ बताओ वहां बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, दिशा समझ में आ गई। तो पृथ्वी के लिए पूछे तो टुवर्ड्स दी सेंटर, और नॉर्मली हम बात करें तो दो द्रव्यमानों के अनुदिश होती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू मासेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। फ्री फॉल की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्री फॉल क्या होता है, मुक्त पतन जिसे कहते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है फ्री फॉल, क्या होता है फ्री फॉल, देखो कोई सी भी वस्तु अगर गिर रही है कहीं से भी, अगर हम उसको छोड़ दें, ऊपर से छोड़ दो, नीचे से ऊपर फेंको, ऊपर से नीचे फेंको, या ऐसे करके फेंको, अगर कोई सी भी वस्तु पर बल सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का बल ही काम करता है, अब उसे फेंको या ना फेंको या कुछ भी करो उस वस्तु के साथ, लेकिन उस वस्तु पर कोई भी दूसरा फोर्स काम नहीं करना चाहिए, कोई सा भी दूसरा बल काम नहीं करना चाहिए। ओनली 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 ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स ऑन इट।
नो अदर फोर्सेस, नो फ्रिक्शन फोर्सेस, कोई सा भी घर्षण बल, नॉर्मल, है ना, तनाव, टेंशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही बल काम करना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण का बल। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे कि वो फ्री फॉल में है, वो मुक्त पतन में। ठीक है, आ गई बात समझ में। जब भी कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर खींचती है या फिर गुरुत्वाकर्षण का बल ही उस पर काम करता है, तो वह वस्तु मुक्त पतन में होती है। ऐसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण ही कार्य करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात अभी मैं करूंगी क्या होता है। ठीक है, तो कौन सी वस्तु को मुक्त पतन कहोगे? Whenever object falls under the effort of only gravitational force, such type of object is called in free fall. उसे हम फ्री फॉल में कहते हैं। जस्ट लाइक पैराशूट से, हेलीकॉप्टर से हम जंप कर देते हैं ना, बिना पैराशूट खुले, पैराशूट खुल जाएगा फिर तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। बहुत सारे करते हैं ना, स्काई डाइविंग बोलते हैं जिसे, स्काई डाइविंग करते हैं, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से नीचे गिरते हैं और गिरते 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 जाते हैं और फिर नीचे आके थोड़ा उनका पैराशूट खुल जाता है। तो जब तक पैराशूट नहीं खुलता है वो गिर रहे हैं, उनके ऊपर कौन सा बल काम कर रहा है बताओ? हवा में पक्षी उड़ रहा है तो उड़ते टाइम पक्षी पर कौन सा बल काम कर रहा है? सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का बल। हाँ, घर्षण का बल, हवा का घर्षण काम करेगा, वो बात अलग है, लेकिन सिर्फ एक ही बल अगर काम कर रहा है तो वो फ्री फॉलिंग में। अगर आपने एक पत्थर ऊपर से नीचे फेंका, एक पत्थर है मेरे पास, मैंने ऊपर से नीचे फेंका, तो उस पत्थर को जब हम छोड़ देते हैं तो वो नीचे आता है, उस बीच में उसके ऊपर कोई सा भी बल काम करता है क्या? अगर एयर रेजिस्टेंस यानी कि हवा का प्रतिरोध छोड़ दो तो कोई सा भी बल काम करता है? नहीं करता है। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है सिर्फ वही खींच रहा है उनको नीचे। ठीक है, तो इस तरह की वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? मोशन उनका क्या कहलाएगा? फ्री फॉल, मुक्त पतन कहलाएगा। आ गई बात समझ में? किसी को दिक्कत? चलो ये डायग्राम देखो, यहाँ पर इस लड़के ने पत्थर फेंका है। अब ये पत्थर जब गिर रहा है, देखो ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा, इसके ऊपर कोई सा और बल काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। सिर्फ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही काम कर रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही काम कर रहा है। तो ये क्या है? फ्री फॉल में है। अब किसी पत्थर को हम ऊपर फेंकें, ऊपर फेंकेंगे तो भी कोई सा बल थोड़ी ना काम करता है, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का बल। ये वो नीचे फेंक रहा, ये ऊपर फेंक रहा, वापस से वो घूम फिर के नीचे आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का बल। तो इसे बोलते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉल। या फिर मैं ऐसे घुमा के, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति पढ़ी थी ना, ऐसे घुमा के अगर पत्थर फेंकता है तो भी क्या कहलाएगा? मुक्त पतन, फ्री फॉल। सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल ही काम करता और कोई सा बल काम नहीं करता, उसे मुक्त पतन कहते हैं। आई बात समझ में? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लो। क्या है उदाहरण? गेंद को प्रक्षेप गति में फेंक दिया, ऐसे गोल घुमा के ऐसे फेंका मैंने गेंद को, तो क्या हुआ? मुक्त पतन, फ्री फॉल। प्लैनेट आर इन फ्री फॉल इन द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे ग्रह उपग्रह हैं, क्या वो कहीं टंगे हुए हैं? नहीं है, वो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ही उन पर लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल ही लग रहा है, और कोई सा फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। गोल गोल घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल ही लग रहा है, तो वो भी फ्री फॉल में ही है, वो भी फ्री फॉल में ही है, मुक्त पतन में है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ग्रहों का मुक्त पतन एग्जाम्पल। ठीक है, स्काई डाइविंग, स्काई डाइवर वो जो हवाई जहाज से कूद जाते हैं और थोड़ी नीचे आके उनका पैराशूट खुल जाता है, उनको स्काई डाइवर्स बोलते हैं, स्काई डाइविंग कहा जाता है उसे, वो भी मुक्त पतन है। ऐसी बहुत सारे उदाहरण है, आप बता दो। चलो क्लास में इसके अलावा और कोई सा उदाहरण याद आ रहा है स्काई डाइविंग का, सॉरी फ्री फॉल का, मुक्त पतन का? किसी को याद आ रहा है और कुछ इसके अलावा? हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज का उड़ना वो भी तो फ्री फॉल ही है। पक्षी का उड़ना वो भी तो फ्री फॉल ही है, उसके ऊपर ही तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का बल काम कर रहा। ठीक है, तो ये उदाहरण है आपके फ्री फॉल के, मुक्त पतन के। मुक्त पतन में किसी को दिक्कत है? किसी को प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेन वाटर, बिल्कुल हाँ, रेन वाटर, बारिश का पानी, बूंदे गिर रही है, मुक्त पतन, फ्री फॉल, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जहां गुरुत्वाकर्षण का बल ही सिर्फ काम करे, वो ग्रेविटेशनल ही फोर्स ही वर्क करे, वो से हम फ्री फॉल कहते हैं। चलो अब फ्री फॉल से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें, तथ्य हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक फ्री फॉल का डायग्राम बनाती हूँ और उसमें बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। मान लो एक वस्तु है, उसको मैंने ऊपर से गिराया, ऐसे ये वस्तु आपकी ऊपर से नीचे गिर रही है, डाउनवर्ड सारी नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब वस्तु को छोड़ा नहीं जाता है तो इसका वेग 0 होता है, इसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है ना। अब इसको छोड़ दिया, अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि बता दो फ्री फॉल कौन सा मोशन है, किस प्रकार की गति है फ्री फॉल में। हाँ, एस्ट्रॉइड्स बिल्कुल, और एस्ट्रोनॉट्स भी हैं ना, अगर रस्सी ना बांधो तो खो जाएंगे। एस्ट्रोनॉट का घूमना, ये सब एस्ट्रॉइड्स आ रहा है जो जन्नाली, बिल्कुल ये सब फ्री फॉल है। पत्थर का फेंकना, फेंकने से जुड़ी हुई गेंद फेंक दो, पत्थर फेंक दो, कुछ भी फेंक दो। ठीक है, चलो तो ये जो वस्तु है एक नीचे आ रही है। अब इसमें मुझे बात करनी है वेलोसिटी का क्या हो रहा है, वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है, त्वरण कैसा होगा। जब भी हम मोशन करते हैं, मतलब गति करते हैं, मोशन में हम किन किन चीजों का डिस्कशन करते हैं, वेग की बात करते हैं, हम त्वरण की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये फ्री फॉल भी एक मोशन ही है, नीचे आ रहा है, इसमें भी हम वेलोसिटी का डिस्कशन करेंगे। वेलोसिटी का क्या होगा इसमें, बताओ कैसी वेलोसिटी है, वेग का क्या हो रहा है इसमें फ्री फॉल में। फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन में वेग का क्या हो रहा है। अब देखो वस्तु तो गति कर रही है मैम, और ऐसा भी नहीं है जैसे जैसे नीचे हम आते जाते हैं ना, तो गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे आने पर ज्यादा लगता जाता है, ज्यादा उसको खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आते हैं ना तो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। वेलोसिटी इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है, पूछा जाता है। तो वेग कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म आपको पता है ना, मैं समझा चुकी हूं। असमान वेग, असमान वेग का मतलब क्या, असमान वेग हम दो चीजों से मेजर करते हैं, दो चीजों से मापते हैं। हाँ, इंक्रीज होगी, नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीज होगी, वो ठीक है, बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, पहला पॉइंट तो आप याद रखोगे कि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म की दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक तो स्पीड कांस्टेंट होगी और दिशा चेंज हो जाएगी, जैसे सर्कुलर मोशन में, तो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। और दूसरी, अगर स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड भी बढ़ रही है और दिशा अगर चेंज नहीं करी, एक ही डायरेक्शन है, तो भी नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो भी नॉन यूनिफॉर्म रहती है ना। तो हमेशा ध्यान रखना फ्री फॉल में क्या है, वेग बढ़ता है नीचे आने पर और एक जैसा बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या देखोगे, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीजेस, बढ़ती है। क्या होती है, यहां पर कम थी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और नीचे आने से पहले, जस्ट टकराने से पहले मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम रहती है और यहाँ पर मैक्सिमम होती है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो आपकी मिनिमम रहती है, कम रहती है, यानी कि निम्न रहती है, निम्न, कम। और यहाँ पर जो वेलोसिटी टकराने के जस्ट पहले, टकरा नहीं रही है, अभी टकराया नहीं है, टकराने के जस्ट पहले, ये ग्राउंड बना दिया मैंने, अब ध्यान रख लेना, अभी टकराई नहीं है, टकराने के जस्ट पहले मैक्सिमम, अधिकतम, अधिकतम, बिफोर, कब, बिफोर, टकराने से पहले, टकराने से पहले, बिफोर रीचिंग ग्राउंड, बिफोर रीच ग्राउंड, ग्राउंड पर जस्ट
पहुंचने से, टकराने से जस्ट पहले मैक्सिमम रहती है और यहाँ पर मिनिमम रहती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है मैम, तो कौन सी वेलोसिटी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी, इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स। नीचे आने पर बढ़ती है। ठीक है, आई बात समझ में? और ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, एक जैसा ही बल लग रहा है, एक जैसा ही फोर्स लग रहा है, इसलिए बढ़ेगी तो, लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ती है, एक जैसी बढ़ती है। कैसी बढ़ेगी? इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, मतलब अगर यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 होगी। यहाँ पर अगर 2 है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड होगी। और यहाँ पर 2 का डिफरेंस समझ लो, 2 2 4 और 2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बिल्कुल इक्वली बढ़ेगी, बढ़ेगी तो सही लेकिन इक्वली बढ़ेगी, क्योंकि एक जैसा ही फोर्स काम कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। और जब भी वेलोसिटी में एक जैसा इंक्रीमेंट होता है तो उसे हम, उसमें त्वरण कौन सा पाया जाता है? एक्सीलरेशन कौन सा होता है? इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी अगर एक जैसी बढ़ रही है तो कौन सा त्वरण होता है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण होता है। जब भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जब भी वेलोसिटी, मतलब वेग बढ़ तो रहा है, वेग बढ़ना चाहिए, अगर वेग कांस्टेंट रह गया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। पता है ना सभी को? अगर हमने यहाँ पर वेग फिक्स कर दिया, नियत कर दिया, एक जैसी रख दी वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर त्वरण 0 नहीं होता है, यहाँ पर वेग बढ़ता है और एक जैसा बढ़ता है, इसीलिए इसमें जो त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, वो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, त्वरण एक समान, नियत त्वरण रहता है इसमें, त्वरण एक समान। आई बात समझ में? क्यों आया एक समान? क्योंकि जो वेग है वो एक जैसा ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, बढ़ रहा है ना? तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन बोलते हैं इसको, है ना? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का उदाहरण है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। क्या पूछेंगे? पहला क्वेश्चन आपका ये पूछेंगे कि जो वेलोसिटी है फ्री फॉल में, मुक्त पतन में, ऊपर से नीचे फेंकी गई वस्तु में, क्या एक समान होती है या असमान होती है? तो हमें पता है क्या होगी? असमान, क्योंकि उसका मान नीचे आने पर बढ़ रहा है, एक जैसी तो है ही नहीं। तो वेलोसिटी पूछे तो नॉन यूनिफॉर्म, और त्वरण पूछे, अब वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन एक जैसी बढ़ रही है, इंक्रीजेस इन सेम अमाउंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होता है ये, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है ये, यानी कि एक समान त्वरित गति है ये, इसमें त्वरण एक ही फिक्स होता है। और कौन सा त्वरण काम करता है इसमें? एक ही त्वरण काम करेगा, कांस्टेंट होगा एक्सिलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट करोगे तो त्वरण 0 हो जाएगा, एक्सिलरेशन 0 हो जाएगा। त्वरण कांस्टेंट होता है, और क्या मान होता है उसका? जी। क्या होता है? जी। ठीक है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की भी हम अभी बात करेंगे, अभी वेग और त्वरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही त्वरण काम करेगा। जब भी वस्तु फ्री फॉल में रहती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन या एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। अगला टॉपिक यही रहने वाला हमारा। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि इसमें जो त्वरण है फिक्स होता है, गुरुत्वाकर्षण का ही सिर्फ अगर बल लगे किसी वस्तु पर तो उसका त्वरण फिक्स होता है, और जो वो फिक्स वाला त्वरण है उसको ही हम स्मॉल g बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल g, यानी कि छोटा वाला जो g है गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है? एक त्वरण है, एक एक्सिलरेशन है, और कैपिटल G क्या है? एक नियतांक है, कांस्टेंट है। आप समझ में आ गया जिनको डाउट था?
क्या चीज है? जी, जी यहाँ पर त्वरण है जो नीचे आने में मदद कर रहा है, मोशन करवा रहा है, गति करवा रहा है, और वो कैपिटल जी कांस्टेंट नियतांक फिक्स है उसका मान। प्रोपोर्शनल हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसके बाद जो हमारा वाला टॉपिक रहेगा वो होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। एक चैप्टर होगा केशव, एक चैप्टर होगा जेनेटिक का, बाकी खत्म है बायोलॉजी आपकी, ठीक है। और जो फादर वगैरह मैंने आपको बोले थे ना कि लास्ट में एक साथ कंपाइल कर दूंगी, बता दूंगी वो कि इसके जनक कौन है, इसकी खोज किसने की, ये टर्म किसने दी, वो वगैरह हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे ना, उसमें मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। वो उसमें मैं करवा दूंगी, रिवीजन में चलेगा हमारा। वो हमें सिर्फ पढ़ना है कि ये इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, तो हम रिवीजन क्लास में उसको रिवाइज कर लेंगे। वैसे हर एक टर्म, हर एक फादर, हर एक जनक मैं आपको हर एक चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। अब उनको इकट्ठा करके हमें रिवाइज करना है तो वो रिवीजन क्लास में कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई, जेनेटिक बचा है, वो जेनेटिक हम कर लेंगे। जितना करा उतना अच्छे से कर लो, सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। चलो इधर बात करो। अभी हमने बात करी क्या कि जो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल में ओनली एक्सेलरेशन वर्क करता है, और एक्सेलरेशन कौन सा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक ही त्वरण काम करता है जो कि यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर इसका एक और नाम आप कहीं ना कहीं सुनोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अगर ये दो नाम आप कहीं पर सुनो तो वही वाला है जो हमने फिक्स कर दिया ना, जो नियत है हमारा फिक्स है, वही वाला होता है ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण की डेफिनेशन क्या बोलोगे कि कोई सी भी वस्तु अगर सिर्फ उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का बल ही काम कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस वस्तु में जो त्वरण आता है, जो एक्सेलरेशन आता है, उसको ही क्या बोलेंगे हम? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आ गई बात समझ में? तो मुक्त रूप से गिरते पिंड में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाला त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी समझ में आ गया क्या है? एक त्वरण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु पर उत्पन्न होता है, ठीक है। इसको हम सिंबल जी से डिनोट करते हैं, और इसका जो मान है हमारी पृथ्वी पर वैसे फिक्स नहीं है, लेकिन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने मान लिया है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कभी कभी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमारी सहूलियत के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख देते हैं, लगभग बराबर मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ताकि इजी हो जाए, है ना। तो ये जी क्या है? आपका त्वरण है। और किसके कारण आया है ये त्वरण? जब वस्तु मोशन करती है तभी त्वरण आता है, जब वस्तु गति करती है तभी त्वरण आता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गति कर रही है, फ्री फॉल कर रही है ना। कोई सी भी वस्तु पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसके कारण जो त्वरण लगता है उसे हम कहते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट है। हमने क्या कहा? नियत है ना। अब इसके मान की चर्चा कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? लेकिन इसका फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फ्री फॉल में डिस्कस कर लेते हैं। चलो वापस से फ्री फॉल पर आते हैं। एक वस्तु गिर रही है, इसीलिए मैं डायग्राम देखो ऐसा बना रही हूँ कि बिल्कुल वेलोसिटी बढ़ रही है, नीचे आने पर मतलब दूरी बढ़ रही है ना, पिंड में वेलोसिटी बढ़ रही है, इक्वली बढ़ रही है, बराबर बढ़ रही है। हाँ वो 10 होता है, बिल्कुल 9.8 जो एग्जैक्ट वैल्यू है पोल की है, विक्की, बिल्कुल। इक्वेटर पर थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है, पोल पर ज्यादा होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। चलो अभी फ्री फॉल पे फिर से आते हैं। अभी फ्री फॉल हमारा खत्म नहीं हुआ है, इसमें हमें डिस्कस करना है क्या? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या हाल होता है मुक्त पतन में। मुक्त पतन में हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा का क्या हाल होता है? गतिज ऊर्जा का क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है नीचे तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है?
बढ़ती है, घटती है, कहाँ पर ज्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 1/2 mv²। किस पर निर्भर कर रही है, वेग पर। ये क्या है आपका वेग, वेलोसिटी, और वेलोसिटी पर निर्भर कर रही है। और वेलोसिटी ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पर मिनिमम रहती है, यहाँ पर क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होती है। टकराने से जस्ट पहले टकरा जाएगी तो जीरो हो जाएगी। अधिकतम रहती है कौन, बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नीचे आने पर, इंक्रीजेस, बढ़ रही है ना। ये एरो का साइन लगा, इसका मतलब क्या है, बढ़ती है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होगा, 1/2 mv² से देखो ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि वेग बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पर वेग बढ़ रहा है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आने पर यहाँ लिख लो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, बढ़ेगी। और यहाँ पर मिनिमम रहेगी क्योंकि वेग भी कम है, और यहाँ पर टकराने से जस्ट पहले मैक्सिमम होती है। गतिज ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। ठीक है, चलो अब किसकी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती क्या, अगर कोई सी वस्तु गति कर रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई वस्तु स्थिर है, स्टेबल है, फिक्स है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, पोटेंशियल। अब जैसे मैं खड़ी हूं तो मुझ में कौन सी एनर्जी है, अभी अगर ना भी बोलूं तो पोटेंशियल एनर्जी। ये पेन ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसमें गतिज ऊर्जा। तो जो गति करेगी उसमें गतिज ऊर्जा, और जो नहीं करेगी उसमें स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो मैक्सिमम कब होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मैंने पत्थर को छोड़ा नहीं है, मेरे हाथ में रखा हुआ है, रखा हुआ है। तो जब वस्तु स्थित होती है, स्थिर होती है, तो उसमें मैक्सिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी, अधिकतम होगी। जब उसको छोड़ा नहीं है, जब उसको छोड़ते नहीं है, और जैसे ही छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें ट्रांसफर होती जा रही है, क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों, क्योंकि गति में आ गई। वस्तु जितनी ज्यादा गति करेगी उतनी गतिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पर कम होगी, क्योंकि गति आ रही है उसमें, वो अपना जो स्टेबिलिटी है वो छोड़ रही है, ज्यादा मोशन में आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा आपकी कम होती है। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे, ऊपर से नीचे आने पर वेग में क्या परिवर्तन आता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है, बढ़ती, क्योंकि वेग बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल होता है, तो कम होती है। और अगर फॉर्मूला देखना चाहो तो mgh होता है इसका फॉर्मूला, mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। तो किस पर डिपेंड कर रही है, h पर डिपेंड कर रही है, हाइट पर। और हाइट आप जैसे जैसे कम करते जा रहे हो तो ये भी क्या होती जाएगी, कम होगी। देखो यहाँ पर हाइट लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, h कम हो रही है, ऊपर से नीचे आने पर हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आ गई बात। और मैक्सिमम जैसे टकरा जाएगा, जैसे टकरा के वापिस क्या हो जाएगा, स्थित अवस्था में आ जाएगा, फिर से रेस्ट में आ जाएगा, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछते हैं एग्जाम में, मैकेनिकल एनर्जी का क्या हाल रहता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, यांत्रिक ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। क्यों,
क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को अगर मैं m डॉट ई से लिखूं, यांत्रिक ऊर्जा को m डॉट ई से लिखूं, तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग के बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा। तो एक तो नीचे आने पर बढ़ रही है और दूसरी नीचे आने पर कम हो रही है, तो एक दूसरी में ट्रांसफर हो जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जा रही है। हमने कहा ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती ना ही नष्ट होती, फिर कहाँ गई? पोटेंशियल एनर्जी जब कम हुई तो गई कहाँ? काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। आई बात समझ में? तो ये क्या होती है? ये होती है आपकी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोल रही हूं मैं? नियत होती है। अगर आपसे पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा का फ्री फॉल में क्या होता है, पूरी यात्रा के दौरान यांत्रिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है, कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि एक बढ़ेगी एक घटेगी, एक घटेगी एक बढ़ेगी। तो ये जो दोनों का सम है, योग है, एक कम एक ज्यादा तो उसको बराबर रखेगा, उसको फिक्स रखेगा, तो कांस्टेंट रहती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें किसी को दिक्कत? कौन कौन सी बातें करी हमने? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमने बात करी। ऊर्जा का क्या हाल होता है फ्री फॉल के दौरान? ठीक है, और अगर मैं पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकूं तो ये तो फ्री फॉल की बात हो गई। पत्थर से अगर मैं नीचे से ऊपर फेंकूं तो क्या चेंज आता? इसका सब उल्टा हो जाता है, सब उल्टा कर देंगे। नीचे से ऊपर फेंकोगे तो गतिज ऊर्जा कम होगी, वेलोसिटी भी कम होगी, है ना। नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो सब उल्टा हो जाता है, जो जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा और जो कम हो रहा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रख लोगे तो इसका नीचे से ऊपर फेंकने वाला अपने आप आपको याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये फ्री फॉल की बात। चलो अभी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ लें, किसी को प्रॉब्लम? रीजन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। जो इंक्रीज हो रही है, फॉर्मूला देखो, दोनों के फॉर्मूले देखो, उस हिसाब से आप रीजन लिख सकते हो। अभी यहाँ पर मैं पॉइंट, हर एक पॉइंट नहीं लिखा सकती, मैंने फॉर्मूला लिखा दिया और कारण बता दिया आपको कि क्यों नीचे आने पर बढ़ रही है, क्योंकि वेग बढ़ रहा है, और क्यों ये नीचे आने पर कम हो रही है, क्योंकि हाइट कम हो रही है। हाइट कम हो रही, mgh फॉर्मूला होता है इसका। चलो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें, और मल्टीपल टाइम बेटा अब रिवीजन का टाइम है, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो भी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं वो अब आप रिवीजन में लगा दो टाइम बेटा। जितना रिवीजन करोगे, जितने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे, थ्योरी पढ़ना नहीं है। नई नई बुक्स मत सोचो, एमसीक्यूज वाली बुक्स ले लो, जो भी जैसी भी कोई सी भी एग्जाम की मिलती है जिसमें हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिल जाएं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व करो। हम तो हैं ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। तो रिवीजन करें, और रिवीजन बैच बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे हम जनवरी में, जिसमें हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी, इंपॉर्टेंट। तो अभी 10 बता दूं एक बार और जाने से पहले ऑफर कि 10 जनवरी तक, 7 जनवरी तक, 10 जनवरी तक जो बच्चे हमारी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करेंगे उसको ये रिवीजन वाला बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। बच्चों जिनको नहीं पता है वो जान ले, जिनको पता है अच्छी बात है। इसमें क्या क्या मिलेगा बैच में? आपको बहुत सारी फैसिलिटी है बेटा, सारे जगह आप अलग अलग चीज़ें आपको परचेस नहीं करना है। आपको प्रीवियस रिवीजन बैच तो मिलेगा ही मिलेगा फ्री, है ना। टेस्ट सीरीज मिल रही है जो 199 के अलग से बेटा, 100 टेस्ट सीरीज इसके साथ बैच के साथ फ्री प्रोवाइड की जा रही है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, हर एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज भी आपको, जिसमें कितने ही क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आप बोल रहे थे वो बैच के साथ फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं। थ्योरी तो है ही है, MCQs आपको कराए जाएंगे ही जाएंगे। 100% NCERT बेस्ड है 9 to 12 तक अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस। ठीक है, और जिन बच्चों को डाउट है फिर भी या ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ओके, और फिर भी कुछ क्वेरी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप लोग यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं। 499 का बैच है। ओके, तो बच्चों ध्यान रखें अपनी तैयारी को बेहतर करें, और अगली बार बेहतर करें। हर बार बेहतर होना चाहिए, हर बार मार्क्स इंप्रूवमेंट आपके होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।